रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लवर्स एपिसोड 2। कुछ रिश्ते साथ रहकर नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों में बुनकर टिकते हैं। सिया और राज अब साथ नहीं थे शारीरिक रूप से, पर अब दोनों एक साझा सपना जी रहे थे जो समय, दूरी और परिस्थिति से बड़ा था। सिया की दुनिया, मेलबर्न का मंच। मेलबर्न में सिया अब संगीत अकेडमी में शिक्षक बन गई थी। हर दिन वो युवा कलाकारों को सिखाती, उन्हें सुरों में बहने का तरीका बताती, पर उसकी अपनी रचनाएं अब बदल रही थी। हर कंपोजिशन में एक अनकही लय होती, जो राज की कविताओं से मेल खाती। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, लव, एक एल्बम जिसमें वो राज की कविताओं पर धुनें रच रही थी। राज का बदलाव। लखनऊ में राज अब कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी लिख रहा था। कविता अब सिर्फ कला नहीं, उसकी आजीविका बन गई थी। लेकिन उसकी आत्मा अब भी स्वतंत्र थी। वो हर शाम अपने छत पर बैठकर सिया के नए संगीत को सुनता और नई कविताएं गढ़ता। उसने अपने ब्लॉग पर लिखा, अब मैं तुम्हें पत्र नहीं लिखता, तुम्हारे गीतों को जवाब देता हूँ, शब्दों से नहीं, सांसों की तरह। मीडिया में चर्चा। सिया और राज अब कला जगत में एक नया कोलैबोरेटिव कपल माने जाने लगे थे, हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। एक मशहूर मैगजीन ने उन्हें दूरी में पला प्यार नाम से कवर किया, पर किसी इंटरव्यू में न सिया ने न राघव ने एक दूसरे का नाम लिया। ये उनका गोपनीय व्रत था कि उनकी मोहब्बत नामों से बड़ी है। एक नया सपना, सपनों की जमीन। एक शाम वीडियो कॉल पर बात करते हुए सिया ने कहा, मुझे लगता है हमें एक साझा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। कोई ऐसा मंच जहां कविता और संगीत एक दूसरे से मिले और बाकी लोगों को भी जोड़े। राज की आंखें चमक उठी। क्या नाम सोचा है? सिया बोली, सपनों की जमीन, जहां कोई भी व्यक्ति अपने दर्द, प्रेम, याद और आशा को कला में ढाल सके। तैयारी शुरू। दोनों ने अपने अपने शहरों से एक वेबसाइट डिजाइन करवाई, वीडियो रिकॉर्डिंग्स तैयार की, ऑनलाइन वर्कशॉप्स की घोषणा की। राज ने एक कविता लिखी जो वेबसाइट की शुरुआत में लगी, सपने जमीन से जुड़े नहीं होते, पर उन्हें बोया जा सकता है। हर दिल एक खेत है और हर आंसू एक बीज। पहली प्रस्तुति। सपनों की जमीन की पहली लाइव प्रस्तुति ऑनलाइन हुई, जहां सिया ने राज की कविता पर सीधा लाइव पियानो बजाया। इसे लाखों दर्शकों ने देखा। कमेंट्स में एक लाइन बार बार आई, ये केवल कला नहीं, ये प्रेम की अनुभूति है। मन की खिड़की। सिया रात को बिस्तर पर लेटी थी, बाहर बारिश हो रही थी। उसने राज को मैसेज किया, क्या हमें अब मिलने का समय आ गया है? राज का जवाब तुरंत आया, हम मिलने के लिए नहीं, अब साथ रहने के लिए तैयार हैं। सपनों की जमीन हमने बो दी है, अब उसका घर बनाना है। नया प्रस्ताव। एक सप्ताह बाद सिया ने मेलबर्न की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो इंडिया लौटने वाली थी, लेकिन इस बार मुंबई या लखनऊ नहीं, बल्कि उस पहाड़ी गांव में जहां से राज की कविता की शुरुआत हुई थी। वहां उन्होंने सपनों की जमीन रेजिडेंसी शुरू करने का सोचा, जहां हर कलाकार एक महीना रुककर अपनी कला को प्रेम में ढाल सके। पहाड़ी गांव की वो पहली सुबह। हिमाचल के उस शांत गांव में जहां हर सुबह देवदार की गंध से शुरू होती थी, सिया और राज अब बसने जा रहे थे। राज ने अपने पुराने पुश्तैनी घर को पुनर्निर्मित कराया था, लकड़ी की दीवारें, मिट्टी की छत और सामने घाटी की खुली खिड़की। सिया जब वहां पहुंची तो सबसे पहले वही खिड़की खोली जहां से उसने बचपन में बादलों को पढ़ने की कल्पना की थी। राज ने मुस्कुराकर कहा, अब ये खिड़की तुम्हारी है और इसका हर दृश्य हमारा। घर की रीतियां। घर बनाना ईंटों से नहीं होता, रिवाजों से होता है। हर रविवार दोनों साथ में घर के आंगन में झूला लगाते, दोनों एक दूसरे को नई किताबें पढ़कर सुनाते और शाम को आग के पास बैठकर सपनों की जमीन के नए एपिसोड पर काम करते। सिया अब सिर्फ संगीत नहीं रचती थी, वो साग भी बनाती थी, और राज के हाथ की चाय अब कविता जितनी गर्म और धीमी हो गई थी। गांव के लोग और सवाल। गांव वाले उत्सुक थे, शादी कर ली क्या? नहीं। राज मुस्कुराया, हमने साथ जीने का फैसला किया है, शब्दों से, दस्तावेजों से नहीं। कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई, पर जब उन्होंने सिया को गांव की लड़कियों को म्यूजिक सिखाते देखा और राज को बच्चों को कविता पढ़ाते देखा, तो सब सवाल मौन हो गए। संघर्ष की छाया। लेकिन हर प्रेम घर में थोड़े झगड़े भी आते हैं। एक दिन सिया ने कहा, तुम अब भी कभी कभी मुझसे दूरी बना लेते हो। राज चुप हो गया, क्योंकि मैं डरता हूँ कि कहीं मैं तुम्हारे सपनों में रुकावट न बन जाऊं। सिया ने उसका चेहरा थामा, तुम मेरी हर धुन की पहली और आखिरी ताल हो। अगर तुम न हो तो मेरा संगीत सिर्फ शोर है। एक अधूरी दीवार। घर में एक दीवार थी जिसे उन्होंने जानबूझकर अधूरा रखा था। ये दीवार हमारी अधूरी रचनाओं के लिए है, राज बोला।
यहाँ हम अपनी असफलताएं भी टांगेंगे ताकि हमें याद रहे कि पूर्णता की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। सिया ने उस पर अपनी अधूरी धुन की पंक्ति चिपकाई। राज ने एक अधूरी कविता टांगी और दोनों ने उस दीवार को अधूरों की दीवार नाम दिया। एक साथ पहला उत्सव। दशहरे के दिन उन्होंने गांव के बच्चों के साथ एक नाटक किया, प्रेम की रामलीला, जहां राम और सीता अलग होने के बाद किसी युद्ध से नहीं बल्कि संवाद से फिर मिलते हैं। लोगों ने पहली बार इतनी शांत रामलीला देखी। गांव की बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम दोनों ने प्रेम को फूलों से नहीं मिट्टी से बुना है। आशंकाओं की रात। एक रात सिया अचानक जाग उठी। अगर हम फिर बिछड़ गए तो? राज ने आंखें खोले बिना कहा, तब मैं तुम्हें शब्दों में फिर से बना लूंगा और तुम मुझे सुरों में वापस ले आओगी। हम दोबारा मिलेंगे, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में। सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बार नहीं, राज। अब हम एक ही घर के लोग हैं। इस छत के नीचे अब सिर्फ प्रेम की बारिश होगी, जुदाई की नहीं। हर प्रेम में कुछ ऐसा जरूर होता है जो अधूरा रह जाता है, एक अधूरी कविता, एक अधूरी धुन, या कोई अधूरा ख्वाब, पर कभी कभी यही अधूरापन प्रेम को और भी गहरा बना देता है। दीवार की शुरुआत। वो दीवार अब धीरे धीरे भरने लगी थी। राज ने उसमें अपनी पहली असफल किताब का कवर चिपकाया जिसे कभी किसी प्रकाशक ने नहीं छापा था। सिया ने एक अधूरा संगीत को टांगा जो उसने 16 साल की उम्र में बनाया था, पर कभी पूरा नहीं कर सकी। उनके लिए ये दीवार अब शर्म नहीं बल्कि श्रद्धा बन गई थी। रचनात्मक ठहराव। एक दिन सिया सुबह सुबह पियानो पर बैठी, लेकिन कुछ बजा नहीं सकी। उसकी आंखों में नमी थी। क्या मैं खो रही हूँ अपनी कला? उसने धीरे से पूछा। राज ने कहा, शायद तुम्हारी कला अब बदल रही है। पुराने सुरों में आवाज नहीं रही, क्योंकि तुम अब खुद नहीं हो। सिया ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। क्या मैं दोबारा वो पा सकूंगी? राज बोला, नहीं, तुम उससे कहीं बेहतर कुछ पाओगी। एक ऐसी रचना जो तुम्हारे इस अधूरेपन से जन्म लेगी। एक नई यात्रा। उन्होंने तय किया कि इस दीवार को अब सिर्फ अपनी नहीं रहने देंगे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, अगर आपके पास कोई अधूरी चीज है, कोई सपना, कोई कविता, कोई इच्छा जो कभी पूरी न हुई हो, तो लाकर इस दीवार पर चिपका दीजिए। धीरे धीरे दीवार पर बच्चों की अधूरी चित्रकला, बूढ़ों की अधूरी चिट्ठियां और युवाओं के अधूरे सपने टंगने लगे। ये दीवार अब एक संग्रहालय बन गई अधूरेपन का। मीडिया की नजर। एक स्थानीय पत्रकार इस दीवार को देखने आया। वो भावुक हो गया। आपने अधूरेपन को इतनी खूबसूरती से स्वीकार किया है कि अब अधूरा भी पूरा लगने लगा है। अगले हफ्ते एक न्यूज चैनल ने इस प्रेम द्वारा संवारा प्रोजेक्ट पर एक स्पेशल एपिसोड चलाया, जहां अधूरे लोग पूरे हो जाते हैं। एक चिट्ठी जो देर से पहुंची। एक शाम दीवार पर एक पुरानी चिट्ठी चिपकी मिली, जिस पर लिखा था, राज, अगर ये कभी तुम्हें मिले तो जान लेना कि मैं लौटूंगी। जब मैं जान जाऊंगी कि तुम्हारा प्यार मेरे इंतजार से बड़ा है। सिया ने उसे पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, मैं आई थी, पर तुम पहले ही मेरे लिए घर बना चुके थे। राज बोला, इसलिए अब ये चिट्ठी भी दीवार पर टंगेगी, न कि दराज में बंद होगी। उस रात दोनों आग के सामने बैठे थे। सिया ने कहा, मैंने कभी अपने पुराने बंधनों को पूरी तरह छोड़ा नहीं था। मुझे लगता था कि मैं जितना प्रेम देती हूँ, उतना वापस नहीं मिलेगा। राज बोला, मैंने भी कभी अपने डर को कविता में नहीं लिखा। मुझे लगता था कि अगर मैं कमजोर दिखा, तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सिया ने धीरे से कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे कमजोर कविताएं और सबसे टूटी धुनें लोगों से बांटें। दीवार की सबसे खास चीज। एक हफ्ते बाद दीवार पर एक नई चीज चिपकी। एक फ्रेम था, जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अब भी सीख रहे हैं। नीचे लिखा था, राज और सिया। ये दीवार अब सिर्फ एक प्रेम की गवाही नहीं, बल्कि जीवन की अनवरत यात्रा का प्रमाण बन गई। राज और सिया की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी, जहां जीवन की गति धीमी हो चली थी, पर उसका गहरापन पहले से कहीं ज्यादा था। दीवार की नई पहचान। अधूरी रचनाओं की दीवार अब एक पुस्तक का विषय बन गई थी। सिया और राज अब सिर्फ प्रेमी या कलाकार नहीं रहे, वे बन गए थे प्रेरणा। संघर्ष का पुनरागमन। एक दिन एक बड़ी संगीत कंपनी ने सिया को ऑफर दिया मुंबई में एक एल्बम रिकॉर्ड करने का। सिया का मन डगमगाया। क्या मुझे जाना चाहिए? उसने पूछा। राज ने आंखों में गहराई से देखा। अगर तुम्हारे सुरों को उड़ान चाहिए, तो मैं तुम्हारा आकाश बनूंगा। और तुम? मैं तुम्हारे पीछे हवा बनकर चलूंगा, या फिर अपनी कलम से तुम्हारी उड़ान को गीत बना दूंगा। मुंबई की वापसी। सिया 3 महीनों के लिए मुंबई चली गई। पहली बार दोनों इतने लंबे समय तक फिर से अलग हुए। राज हर दिन उसी अधूरी दीवार के पास बैठकर उसे एक चिट्ठी लिखता, पर भेजता नहीं था।
सिया स्टूडियो में बैठकर हर धुन के पीछे राज की आवाज सुनती थी। चिट्ठियों की किताब। 3 महीनों में राज ने 91 चिट्ठियां लिखी। सिया के लौटने पर वो सब उसे एक लाल रिबन में बांधकर सौंप दी। सिया ने कहा, इन चिट्ठियों को कोई नाम दो। राज बोला, दिल की अनकही धड़कनें, जो कभी नहीं कही गई, पर हर पल महसूस होती रही। प्रेम की दूसरी परिभाषा। अब दोनों समझ चुके थे कि प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि किसी की स्वतंत्रता को अपनी आत्मा से जोड़ना होता है। वे अब भी हर सुबह एक साथ चाय पीते, हर शाम आग के पास बैठते, पर अब उनके बीच एक नया मौन था जो पहले के शोर से कहीं ज्यादा मधुर था। एक अंतिम प्रश्न। एक शाम सिया ने पूछा, क्या हमें अब शादी कर लेनी चाहिए? राज ने मुस्कुराकर कहा, अगर शादी का अर्थ है तुम्हारा नाम मेरी कविताओं के नीचे छपना, तो वो पहले ही हो चुका। और अगर शादी का अर्थ है एक घर, एक नाम, एक वादा, तो हम पहले दिन से ही उसमें बंधे हैं। सिया हंस दी। तो शादी अब हमारे लिए एक समारोह नहीं, एक संवाद है। हर सपना जब सच हो जाए, तो क्या वहां यात्रा खत्म हो जाती है? नहीं, कभी कभी यहीं से एक नया सपना जन्म लेता है। एक नई पहल। मुंबई से लौटकर सिया का मन शांत नहीं था। उसके भीतर कुछ उबल रहा था, कुछ ऐसा जो केवल कला नहीं, बल्कि समाज से जुड़ा हुआ था। राज, उसने कहा, मैं एक संगीत विद्यालय खोलना चाहती हूँ, ऐसा जहाँ गांव की लड़कियां सपने देखना सीखें। राज ने बिना पलक झपकाए कहा, तो चलो, बनाते हैं वो सपना, ईंट से नहीं, सुरों से। संगीत की पाठशाला। दोनों ने गांव की खाली पड़ी पुरानी पंचायत भवन को नए रंगों से सजाया। नाम रखा, स्वरपंख। यहाँ न कोई फीस थी, न ही कोई परीक्षा। हर लड़की यहाँ अपनी आवाज को पहचान सकती थी। कुछ ने गीत लिखे, कुछ ने ढोलक बजाना सीखा, और कुछ ने पहली बार खुले मंच पर गाने का साहस पाया। राज की नई दिशा। सिया जहाँ संगीत में व्यस्त थी, राज ने गांव के लड़कों के लिए शब्दशाला शुरू की, जहाँ वे कविताएं, कहानियां और अपने जीवन की बातें लिखते। उसने पहली बार अपने पिता की कहानी लिखी, एक किसान जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, पर सबसे गहरी बातें कह जाया करता था। उस कहानी का शीर्षक रखा, जिन्हें शब्द नहीं मिले। बड़े शहर से बड़ा प्रस्ताव। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने स्वरपंख और शब्दशाला को पहचान दी। उन्होंने प्रस्ताव दिया, हम इसे देश भर में फैलाना चाहते हैं। आप दोनों इसके राष्ट्रीय संयोजक बनिए। यह एक सुनहरा मौका था, नाम, पहचान और संसाधन का। लेकिन इसके लिए उन्हें हर महीने एक सप्ताह दिल्ली या बेंगलुरु में बिताना होता। दुविधा की रात। आग के पास बैठकर दोनों चुप थे। क्या हम यहाँ से जा पाएंगे? सिया ने पूछा। हम जो बना रहे हैं, वो जगह से बड़ा है, राज बोला। पर क्या हम भी वैसे लोग बन जाएंगे जो गांव की मिट्टी छोड़ देते हैं? नहीं, राज ने उसके हाथ थामे, हम गांव को साथ लेकर चलेंगे। जहां भी जाएंगे, हम अपने साथ सपनों की मिट्टी ले जाएंगे। पहली उड़ान। अगले महीने वे दिल्ली पहुंचे, जहां स्वरपंख और शब्दशाला का मॉडल 50 गांवों में लागू किया गया। सिया ने लड़कियों को ऑनलाइन लाइव गाना सिखाया। राज ने कविताओं की डिजिटल वर्कशॉप ली। अब उनका सपना सिर्फ उनका नहीं रहा था, ये देश के कोनों में फैलता एक गीत बन चुका था। पत्र जो अब डाक से नहीं जाते। जब भी वे बाहर होते, दोनों अब भी चिट्ठियां लिखते थे, डिजिटल नहीं, असली। कभी कभी दोनों एक ही छत के नीचे होते, फिर भी चिट्ठियां देते। राज ने कहा, जब शब्द बोले नहीं जा सकते, उन्हें लिखा जाना चाहिए। सिया बोली, और जब प्रेम बोल भी सकता हो, तब भी उसे लिखना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ कभी खोता नहीं। कुछ रिश्ते सीमाओं के भीतर जन्म लेते हैं, पर अगर वे सच्चे हों तो हर सीमा को पार कर जाते हैं। राज और सिया की दुनिया अब उनके गांव तक सीमित नहीं रही थी। उनका काम, उनकी रचनाएं, अब सीमाओं को लांघ रही थी, भाषा, भौगोलिकता और पहचान की सीमाएं। पहला अंतर्राष्ट्रीय निमंत्रण। एक दिन ईमेल आया, हमारी संस्था कनाडा में ग्लोबल आर्ट्स ऑफ होप सम्मेलन कर रही है। स्वरपंख और शब्दशाला को आमंत्रित किया जाता है, एक कार्यशाला और प्रस्तुति हेतु। सिया को विश्वास नहीं हुआ। हमें सच में बुलाया गया है। राज ने मुस्कुराकर कहा, कला जब आत्मा से निकले, तो वो बिना पासपोर्ट के भी देश बदल देती है। विदेश की उड़ान। पहली बार दोनों साथ देश से बाहर जा रहे थे। हवाई अड्डे पर चेक इन करते हुए सिया ने कहा, जब मैं छोटी थी, तो प्लेन को देख के सोचती थी कि जो उड़ रहे हैं, वो जरूर किसी बड़े सपना वाले लोग होंगे। राज ने हाथ थामकर कहा, अब कोई बच्ची हमें देखेगी, तो सोचेगी, मैं भी उड़ सकती हूँ। कनाडा की सर्दी में जब सिया ने भारतीय राग छेड़ा, और राज ने गांव की भाषा में कविता सुनाई, तो लोग खड़े हो गए, आंखों में आंसू लिए। एक कनेडियन महिला ने पूछा कि
मैं आपकी भाषा नहीं समझती, लेकिन आपकी आवाज में कुछ ऐसा था कि दिल कांप उठा। सिया बोली, भाषा शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलती है। संवाद जो भाषा से परे था। सम्मेलन के बाद राज और सिया को एक स्कूल में आमंत्रित किया गया। वहां बच्चों ने पूछा, क्या हम कभी आपके देश आ सकते हैं? राज ने कहा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें अपने शब्दों, सुरों और सपनों के जरिए वहीं पहुंचा देंगे। उन्होंने बच्चों के साथ एक कविता संगीत सत्र लिया, जहां बिना किसी अनुवाद के सिर्फ भावनाओं के सहारे हर दिल जुड़ गया। सिया की आंतरिक खोज। विदेश की इस यात्रा ने सिया के भीतर के पुराने डर फिर से जगा दिए। क्या मैं सच में इतनी अच्छी हूँ, या ये सब बस राज के कारण है? राज ने जवाब नहीं दिया। उसने सिया को एक शीशा पकड़ाया। इसमें देखो, अगर तुम्हें सिर्फ मेरा प्रतिबिंब दिखे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ताकि तुम खुद को पहचान सको। सिया चौंकी, लेकिन मैं अकेले कैसे? तुम कभी अकेली नहीं रही, तुम बस खुद से अनजान थी। उस रात सिया ने पहली बार एक अकेली प्रस्तुति दी और मंच के अंत में कहा, मैं अब सिर्फ राज की नहीं, खुद की भी हूँ। वापसी और परिवर्तन। भारत लौटने पर गांव ने दोनों का भव्य स्वागत किया, लेकिन दोनों चुप थे। अब उनका जीवन उतना सरल नहीं रह गया था। वे लोगों के प्रतीक बन चुके थे, प्रेरणा, आदर्श और उम्मीद। पर भीतर ही भीतर एक थकावट भी थी। राज ने कहा, हमें थोड़ा ठहरना होगा। नए गीत लिखने के लिए हमें फिर से खाली होना पड़ेगा। खालीपन का संगीत। हर कलाकार को कभी न कभी एक ऐसा मोड़ मिलता है जहां शब्द सूख जाते हैं, सुर बिखरने लगते हैं, और आत्मा में एक खालीपन पसर जाता है। लेकिन क्या ये खालीपन एक अंत है, या एक नए गीत की शुरुआत? वापसी की बेचैनी। कनाडा से लौटे 3 हफ्ते बीत चुके थे। स्वरपंख और शब्दशाला दोनों चल रहे थे, पर राज और सिया मानो कहीं खो गए थे। सिया दिन भर कमरे में गिटार पकड़कर बैठी रहती, स्ट्रिंग्स छेड़ती, पर कोई सुर बनता ही नहीं। राज घंटों अपनी डायरी खोलता, कलम घुमाता, पर एक भी पंक्ति नहीं उतरती। शब्द भी चुप हो गए थे। मौन की भाषा। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। कोई बात नहीं हुई, केवल हवा थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज थी, और दो अधूरी आंखों का संवाद। सिया ने धीरे से कहा, क्या हम थक गए हैं? राज बोला, नहीं, हम खुद को ढूंढने की कोशिश में हैं। पर हम खोए तो नहीं। नहीं, हम रुके हैं। और कभी कभी रुकना ही नया गीत बनने की प्रक्रिया होती है। यात्रा की योजना। ठहराव की उस घड़ी में सिया ने प्रस्ताव रखा, चलो कहीं चलते हैं जहां कोई हमें न जाने, न हमारा नाम, न काम। राज ने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही दिन वे निकल पड़े उत्तराखंड की पहाड़ियों की ओर, जहां न नेटवर्क था, न इंटरनेट। सिर्फ प्रकृति और स्वयं से साक्षात्कार। पहाड़ियों की चुप्पी। एक छोटे गांव में वे 1 सप्ताह रहे। दिन भर वे अलग अलग राहों पर निकलते, कोई डायरी साथ नहीं, कोई गिटार नहीं, सिर्फ आंखें, जो नई चीजों को अनुभव कर रही थी। राज पहाड़ी लोगों की कहानियां सुनता, सिया बच्चों के लोकगीतों की लय समझती। धीरे धीरे उनकी थकान किसी पुरानी याद की तरह बहने लगी। नई धड़कन। एक सुबह सिया ने एक पहाड़ी स्त्री को झरने पर पानी भरते हुए मंद मंद गुनगुनाते सुना। वो राग न शास्त्रीय था, न ही आधुनिक, वो एक जनजात धुन थी। सिया उसके पास जाकर बैठ गई। पूछा नहीं, बस सुना। वहीं बैठकर उसने वही धुन अपने गिटार पर दोहराई। पहली बार 3 सप्ताह बाद उसके भीतर कुछ हिला। राज की कविता। उसी रात राज अकेले बर्फ से ढकी चोटी के सामने बैठा था। उसने एक छोटा सा पत्ता उठाया और उसमें लिखा, मैंने तुम्हें शोर में नहीं, इस खामोशी में पाया है। जहां शब्द थमे हैं, वहां तुम्हारा स्पर्श बोलता है। वो पहली पंक्तियां थी उसकी नई कविता की, जिसने ठहराव को रचना का आधार बनाया। घर वापसी। जब वे गांव लौटे, उनके चेहरे पर नई चमक थी। स्वरपंख में अब उन्होंने मौन संगीत की कक्षा शुरू की, जहां किसी को कुछ बजाना या कहना नहीं होता, बस सुनना होता है अपने भीतर की आवाज। शब्दशाला में राज ने बच्चों से कहा, आज हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस आंखें बंद करेंगे और कल्पना करेंगे कि कोई कहानी हमारे भीतर जन्म ले रही है। सिया और राज का संवाद। एक रात दोनों बालकनी में बैठे थे। सिया ने पूछा, क्या खालीपन बुरा होता है? राज मुस्कुराया, खालीपन वो पन्ना है जिस पर सबसे सुंदर कविता उतरती है। सिया ने धीरे से कहा, तो क्या अब हम फिर से लिख सकते हैं? राज ने उसके हाथ थामकर कहा, हाँ, अब जो लिखेगा वो सिर्फ सुंदर नहीं, सत्य भी होगा। हर प्रेम कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती। जब उसे शब्दों का रूप मिलता है, तो वो दुनिया की आवाज बन जाती है। अब वक्त था कि सिया और राज अपनी कहानी को किताब का रूप दें, एक ऐसी किताब जो सिर्फ इजहार न हो, बल्कि एक जवाब भी हो।
कहानी जो कभी कही नहीं गई। राज ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें बचपन की टीसे, पिता की चुप्पियां और पहली बार सिया को देखा जाना दर्ज था। सिया ने अपने स्केचबुक में गिटार के ऊपर उंगलियों की छाप, माँ की झिड़कियां और राज से मिली पहली मुस्कान समेटी थी। अब उन्होंने तय किया, इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक साझा पुस्तक लिखी जाएगी। शीर्षक की उलझन, पुस्तक का नाम क्या रखा जाए? सिया ने सुझाव दिया। हमारी कहानी। राज ने कहा, नहीं, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं रही। अब ये उन सब की है जो प्रेम से डरते हैं या खुद को खो बैठे हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद सिया ने फुसफुसाया, दिल की अनकही धड़कनें। राज ने उसकी आंखों में देखा, जैसे तूने मेरे दिल को नाम दे दिया हो। पुस्तक की आत्मा। किताब के अध्यायों में उन्होंने अपने जीवन के चरण रखे। जब शब्द नहीं थे, पहली बार कोई सुना, भीड़ में अकेलापन, तू आया तो धड़कन जगी, खामोशी की भाषा, सपनों के कंधे पर गांव, सीमाओं से परे, जहां मैं तुम में मिला। हर अध्याय कविताओं, गीतों, चिट्ठियों और संवादों में बुन दिया गया। ये कहानी नहीं, एक धड़कती हुई किताब थी। प्रकाशन का प्रस्ताव। राज ने एक मित्र को पांडुलिपि दिखाई जो एक बड़े प्रकाशक के साथ जुड़ा था। सिर्फ 2 दिन में ही उत्तर आया, हम इसे प्रकाशित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका विमोचन दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में हो। सिया को झटका लगा, इतना बड़ा मंच। राज ने कहा, हमने जो जिया है, अगर वो सच्चा है तो कोई मंच बड़ा नहीं। डर का द्वार। फेस्टिवल से एक रात पहले सिया को घबराहट हुई। अगर किसी ने हमारी कहानी को कमतर बताया, अगर लोग बोले ये बस एक प्रेम कहानी है, कोई क्रांति नहीं। राज ने मुस्कुराकर कहा, हर प्रेम जो सच्चा हो, वो खुद में सबसे बड़ी क्रांति होता है, और जो दिलों को जोड़ सके, वो राजनीति से बड़ी बात करता है। विमोचन का दिन। दिल्ली की सर्द सुबह, हजारों की भीड़ और मंच पर एक छोटी सी किताब, दिल की अनकही धड़कनें। राज ने एक अंश पढ़ा, मैंने तुझे नहीं चुना था, तू खुद मेरे भीतर उतर आया था। अब मैं तेरे बिना भी खुद नहीं हूँ। और सिया ने गिटार उठाकर उस कविता पर एक मधुर धुन छेड़ी। स्टेज पर पहली बार कविता और संगीत एक ही प्रेम से जन्म लेते हुए दिखे। प्रतिक्रिया की बारिश। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट आए, ये कोई किताब नहीं, ये तो मेरी अधूरी कहानी है। इसने मुझे मेरे भीतर से मिलवाया। मैंने पहली बार किसी प्रेम को इतने सम्मान से लिखा देखा। अब ये प्रेम कहानी केवल 2 लोगों की नहीं रही थी, यह एक आंदोलन बन चुकी थी। कुछ रिश्ते पूरे होकर भी किसी कोने में अधूरे रह जाते हैं। कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बस आंखों में रह जाती हैं। सिया और राज की कहानी भले ही अब किताब बन चुकी थी, लेकिन उनके अतीत का एक हिस्सा अब भी धड़क रहा था, एक अधूरा बंद दरवाजा जो फिर से खटखटाया जाने वाला था। एक पुरानी चिट्ठी। एक दोपहर, राज को डाक से एक चिट्ठी मिली। लिफाफा पीला पड़ चुका था और ऊपर लिखा था, प्रेषक नीमा सिंह। राज का चेहरा सूख गया। सिया ने देखा, पूछा नहीं। कुछ देर बाद राज ने धीरे से कहा, ये मेरी माँ की चिट्ठी है, जो उसने मुझे भेजी थी, पर मुझे कभी नहीं मिली। चिट्ठी का सच। चिट्ठी में लिखा था, राज, जब तू गया था उस दिन, मैंने तुझे रोका नहीं। शायद डर था कि फिर से टूट न जाऊं। पर हर रात जब तेरे कमरे का दरवाजा बंद रहता, मैं बाहर से तेरा नाम लेती थी, पर आवाज भीतर न जाती। मैंने तुझे कभी समझाया नहीं, क्योंकि खुद को ही कभी समझा नहीं। अगर कभी लौट सके, तो मैं दरवाजा खुला छोड़कर बैठी हूँ। राज की आंखें नम थीं। मैंने सोचा था, वो मुझे कभी अपनाएगी नहीं, पर शायद मैं ही देर से समझा। मन की हलचल। सिया ने उसका हाथ थामा। तुम्हें जाना चाहिए, ताकि अधूरे का बोझ अब हमेशा के लिए खत्म हो। और तुम। मैं साथ चलूंगी, पर उस दरवाजे तक नहीं, जिसे सिर्फ तुम्हें खोलना है। पुराने घर की चौखट। 3 दिन बाद वे उस गांव पहुंचे, जहां राज का बचपन बीता था। घर वैसा ही था, पुराना, झुका हुआ, लेकिन खिड़की पर वही जंग लगे बेल का पौधा अब भी हरा था। राज ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक धीमी आवाज आए, अगर तू है, तो दरवाजा खुला है। माँ का मौन आलिंगन। राज ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी एक वृद्ध स्त्री, सफेद साड़ी में, कभी सख्त दिखने वाली वही माँ, कांपते होठों और नम आंखों के साथ। कोई शब्द नहीं कहा गया, बस माँ ने उसे गले लगा लिया। चुप्पियों की वो दीवार, जो सालों से खड़ी थी, उस एक आलिंगन से ढह गई। सिया का मौन आदर। सिया बाहर ही खड़ी रही। माँ ने उसे देखा, आंखों में अनकहे भाव थे। राज ने कहा, ये सिया है, जिसने मुझे फिर से जोड़ दिया तुमसे, मुझसे, शब्दों से। माँ ने धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं उसे कैसे न अपना कहूँ, जो मेरे बेटे को मुझ तक वापस लाया। एक नई सुबह। अगली सुबह, माँ ने खुद सिया को अपने हाथों से चाय बना कर दी। बहुत कुछ कहना है,
पर पहले सुनना चाहती हूँ तुमने कैसे उसे संभाला। सिया ने कहा, मैंने उसे नहीं संभाला, बस उसका साथ दिया जब वो खुद को संभालना सीख रहा था। माँ का उपहार। विदा लेते वक्त माँ ने सिया को एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसमें थी एक मंगलसूत्र, बहुत साधारण, पर उसके भीतर माँ की स्वीकृति छिपी थी। अभी नहीं बांधना इसे, पर जब तुम्हारा मन कहे तो ये सिर्फ गहना नहीं, एक वादा बन जाएगा। सिया की आंखों में आंसू थे। कुछ रिश्ते कविता से शुरू होकर जिंदगी में उतरते हैं, और फिर जब वही जिंदगी एक नई धड़कन में जन्म लेती है, तो वो सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, बल्कि उन तमाम चुप्पियों का उत्तर बनता है जो प्रेम में कभी बोले नहीं गए। अचानक की खबर। सिया ने दोपहर में राज को पुकारा। आवाज थोड़ी भारी थी। क्या हुआ? राज ने पूछा। सिया के हाथ में रिपोर्ट थी। थोड़ा सकपकाते हुए उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हमारा गीत अब 2 धड़कनों में नहीं, 3 में बजेगा। राज कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। सच में? सिया ने सिर हिलाया। सच में, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर राज खुशी से झूम उठा। समझ से परे प्रेम। उस शाम राज देर तक छत पर बैठा रहा। उसके भीतर कोई कविता नहीं थी, न कोई अधूरी पंक्ति, केवल एक मौन था, गहरा, शांत, लेकिन पूर्ण। सिया उसके पास आई। कुछ सोच रहे हो? नहीं, सिर्फ महसूस कर रहा हूँ, एक ऐसा प्रेम जिसे शब्द भी नहीं बांध सकते। एक नई शुरुआत। अब सुबह बदली। सिया की पसंद अब अचार और खट्टे आमों की तरफ बढ़ी। राज ने हर किताब छोड़कर प्रेगनेंसी गाइड पढ़नी शुरू की। शाम को दोनों मिलकर बच्चे के लिए कविताएं चुनते और नाम सोचते। अगर लड़की हुई तो? सिया ने पूछा। तो स्वरलीना। और लड़का? अर्नव, जो तूफान से भी गहरा हो। बस अब इन चीजों में ही उनका समय बीतने लगा और वो अब काफी खुश रहने लगे। पहली धड़कन। तीसरे महीने की सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ने जो धड़कन सुनाई, उसने दोनों को अंदर तक हिला दिया। सिया की आंखों से आंसू बहे। राज ने उसकी हथेली थामी। ये वही धड़कन है जो तूने मेरे भीतर कभी जगाई थी। अब वो हमारे भीतर गूंज रही है। डायरी की नई दिशा। राज ने एक नई डायरी शुरू की। हर दिन वो अपने होने वाले बच्चे को एक चिट्ठी लिखता। प्यारे स्वर अर्नव, तुम्हारे आने से पहले ही हमने जीना सीख लिया है। जब तुम आओगे तो हम फिर से बच्चे बन जाएंगे, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। सिया की चिंता। एक रात सिया थोड़ी चुप थी। क्या हम अच्छे माता पिता बन पाएंगे? राज ने कहा, हमने खुद से लड़कर प्रेम को सीखा है, तो अब उसे जीना भी सीखेंगे। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये सबसे सुंदर कहानी होगी। वो खास दिन। सर्दियों की एक सुबह, सिया को अचानक दर्द उठा। रात के 3 बजे राज उसे लेकर अस्पताल भागा। वो पहली बार रोया, डर से नहीं, प्रेम की उस तीव्रता से जो जान से भी ज्यादा मूल्यवान हो जाती है। सुबह 6:40 बजे डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, बेटी हुई है। स्वरलीना का जन्म। जब नन्ही बच्ची को सिया की छाती पर रखा गया, तो वह मुस्कुरा उठी, जैसे माँ बेटी एक दूसरे को पहली बार नहीं, हजारों जन्मों से जानती हो। राज ने उनकी ओर देखा और बस एक ही बात बोली, अब ये प्रेम कभी अकेला नहीं रहेगा। पहली कविता। स्वरलीना के नाम। राज ने पहली कविता मंच पर पढ़ी। तेरी आंखों में जो नींद है, वो मेरी हर बेचैनी का उत्तर है। तू आई है, तो लगता है अब जीवन पूरा लिखा जा सकता है। हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ राग एकल होते हैं, कुछ युगल, पर जो राग 3 सुरों में गूंजता है, वो जीवन का सबसे सच्चा संगीत बनता है। राज, सिया और स्वरलीना, अब उनकी दुनिया कविता, संगीत और खिलखिलाहटों से बन चुकी थी। लेकिन इस नए संसार में हर दिन एक नया ताल था, एक नई परीक्षा और एक नई जीत। सुबह की नई धुन। अब सुबह अलार्म से नहीं, स्वरलीना की तोतली किलकारियों से होती थी। सिया उसे गोद में उठाकर झूले तक ले जाती और गुनगुनाती, लोरी नहीं, तेरे पापा की कविता है तुझे सुलाने की दवा। राज, कॉफी बनाते बनाते कभी नोटबुक में कुछ लिखता तो कभी अपनी बेटी की मुस्कान देखकर सब भूल जाता। स्वरपंख की नई दिशा। अब स्वरपंख अकेले युवाओं का मंच नहीं रहा। राज और सिया ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, स्वलिप, बच्चों के लिए कविता और संगीत। वे अब छोटे बच्चों को कविता के जरिए बोलना और संगीत के जरिए सुनना सिखाते थे। स्वरलीना सबसे छोटी सदस्य थी, जो हर सेशन में सबसे पहले हंसती, सबसे अंत में सोती। सिया की चुनौती। एक दिन सिया की माँ का फोन आया। अब काम कम कर, घर पर ध्यान दे, बच्चा संभाल, ये उम्र काम की नहीं। सिया चुप रही। रात को उसने राज से कहा, क्या मैं गलत हूँ? काम करना चाहती हूँ, पर स्वरलीना को भी छोड़ना नहीं चाहती। राज ने उसका हाथ थामा। जो दिल करता है, वही सही होता है। हम तीनों मिलकर संभालेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये सिर्फ तेरा सपना नहीं, हम तीनों का है।
पहली बार माँ शब्द। स्वर्लीना अब 9 महीने की थी। एक दिन सिया उसकी तोतली बातें सुन रही थी कि अचानक माँ सिया ठिठक गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तूने बुला लिया मेरी सबसे प्यारी पहचान से, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं रही, वो तुझे भी फिर से नया बना रही है। रात की कविताएं। रात को जब स्वर्लीना सोती तो राज सिया के लिए कविता लिखता। तेरे साथ माँ बनती सिया, और तेरे भीतर पलती औरत। दोनों को सलाम, तू सिर्फ प्रेमिका नहीं रही, तू अब जीवन की परिभाषा है। माँ बेटी का रिश्ता। स्वर्लीना अब चलने लगी थी। हर बार जब गिरती सिया दौड़ती नहीं थी, वो बस कहती, देख बेटी, गिरना बुरा नहीं होता, पर वहां रुके रह जाना वो गलत है। राज एक कोने से देखता, सिया अब माँ नहीं, गुरु बन गई है। राज की चिंता। एक दिन राज देर तक चुप था। सिया ने पूछा, क्या हुआ? डर लगता है कि ये सब बहुत जल्दी बीत जाएगा। स्वर्लीना बड़ी हो जाएगी, हम फिर से दो रह जाएंगे। सिया मुस्कुराए, नहीं, अब हम फिर 3 हो जाएंगे, पर एक नई परिभाषा में। रिश्ते उम्र से नहीं, एहसास से बंधते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा शोर एक छोटे से बाय मामा में छुपा होता है, और सबसे गहरा खालीपन उस पल में जन्म लेता है जब कोई पहली बार आपसे दूर जाना चाहता है और आप हंसते हुए उसे अलविदा कहते हैं। स्कूल का पहला दिन। स्वर्लीना अब 3 साल की हो चुकी थी। कद छोटा, आंखें चमकीली और बोलने की रफ्तार राज से भी ज्यादा। एक दिन स्वरपंख में एक मेहमान आई, शहर की एक नई प्री स्कूल की डायरेक्टर। सिया ने पूछा नहीं, पर स्वर्लीना खुद जाकर उनकी गोद में चढ़ गई। मैं स्कूल चलूंगी मामा, उसने चहकते हुए पूछा। सिया और राज दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। स्कूल फॉर्म भरना। फॉर्म भरते वक्त सिया की उंगलियां कांपी। नाम स्वर्लीना राज। उम्र 3 वर्ष। शुरुआत की तारीख सोमवार। उस तारीख पर टिक करते हुए दोनों की आंखें कहीं दूर जा पहुंची, उन दिनों में जब स्वर्लीना बस एक धड़कन थी। पहली सुबह। सोमवार की सुबह स्वर्लीना को तैयार करते हुए सिया ने उसकी छोटी चोटी में एक लाल रिबन बांधा। राज ने बस्ता उठाया और उसमें एक छोटी डायरी रखी, जिसमें उसने लिखा था, अगर तुम डर जाओ तो इस किताब को खोल लेना। तुम्हारे पापा की एक कविता वहां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो बिछड़ने वाला मोड़। स्कूल के बाहर भीड़ थी, बच्चे रो रहे थे, माएं समझा रही थी, पिताएं तस्वीरें खींच रहे थे। पर स्वर्लीना सबसे अलग थी। वो गेट पर जाकर पीछे मुड़ी और बोली, बाय मामा, बाय पापा। आप काम करो, मैं पढ़ाई करती हूँ। और वो अंदर चली गई। सिया की आंखें भर आईं। राज ने धीमे से कहा, देखो, हमारी दुनिया अब अपने पैरों पर चलने लगी है। घर का सन्नाटा। घर लौटते ही एक अजीब सन्नाटा था। वो झूला खाली था जहां स्वर्लीना दोपहर में सोया करती थी। गिटार चुप था, डायरी बंद पड़ी थी। सिया ने कहा, तुमने महसूस किया? घर की दीवारें भी चुप हैं। राज ने सिर हिलाया। शायद पहली बार हम दोनों को भी सुनना आ रहा है अपने भीतर की आवाज। स्वरपंख में खालीपन। स्वरपंख के मंच पर आज कुछ अधूरा था। सिया ने कहा, क्या हम ये प्रोजेक्ट कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं? राज ने सहमति में सिर हिलाया। कभी कभी खुद को सुनना जरूरी होता है ताकि दूसरों को कुछ सच्चा दिया जा सके। वापसी की घड़ी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो स्वर्लीना बाहर आए और दूर से भागती हुई आई, मामा, आज कविता पढ़ी मैंने। बादल मामा लाए झूले, नीले पीले फूलों के झूले। राज झुककर बोला, और मेरी कविता? स्वर्लीना ने जवाब दिया, मैंने रख ली दिल में। रात की नींद। रात को तीनों साथ सोए। स्वर्लीना बीच में थी, दोनों की बाहों में सिमटी। सिया ने धीरे से कहा, अब हमारी कहानी नई दिशा ले रही है। राज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रही, ये एक जीवन यात्रा बन चुकी है। कुछ कविताएं किसी मंच के लिए नहीं लिखी जाती, वे बस किसी एक के लिए होती हैं, जिसे देखकर हर शब्द खुद ब खुद जन्म लेता है। राज अब एक कवि नहीं, एक पिता था, और उसकी सबसे पहली कविता अब उसके सामने चलती, गिरती, मुस्कुराती और बोलती थी, स्वर्लीना। एक सुबह का प्रश्न। एक दिन स्वर्लीना ने पूछा, पापा, आपने मेरे लिए कोई कविता लिखी? राज रुक गया। उसने बहुत कुछ लिखा था, सिया के लिए, मंच के लिए, किताबों के लिए, पर स्वर्लीना के लिए शायद नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब से हर शब्द तेरे लिए होगा। डायरी की शुरुआत। राज ने एक नई डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा, स्वर्लीना के लिए, जो मेरे शब्दों की सबसे प्यारी ध्वनि है। और फिर एक के बाद एक वो कविताएं उतरने लगी जो न पहले लिखी गई थी, न सुनी गई थी। पहली कविता, चलना। जब तू चली पहली बार, मैंने जमीन को थाम लिया था कहीं वो हिल न जाए। तू नहीं गिरी, पर मैं बिखर गया पहली बार ये जानकर कि तू अब मुझसे आगे बढ़ेगी।
तारांकन। सिया की भूमिका। सिया ने उसे एक सुझाव दिया, क्यों न इस कविता संग्रह को तू खुद चित्रों के साथ बनाए, जैसे बचपन की किताबें होती हैं। राज ने कहा, मैं चित्र नहीं बना पाऊंगा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, फिर क्यों न हम तीनों मिलकर बनाएं। माँ, पिता और बच्ची की किताब। अब हर कविता के साथ सिया एक स्केच बनाती, स्वरलीना उसे रंग भरवाती। रंग कभी बाहर चले जाते, तो कभी शब्द गायब हो जाते, पर किताब बनती रही। एक कविता का नाम था, तेरे बिखरे रंग। तू जब रंग भरती है, तो मेरा मन सतरंगी हो जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू रेखाओं के भीतर है या बाहर, मुझे फर्क पड़ता है कि तू हंस रही है। एक पिता की सीख। राज अब रोज रात स्वरलीना को एक कविता सुनाता। उस दिन की कविता थी, अगर लोग कहें तू तेज नहीं, तो तू बस अपनी चाल पर चलना। तू रुकना मत, क्योंकि जो रुक जाए, वो खुद से कट जाता है। स्वरलीना ने पूछा, पापा, ये कविता मेरे लिए है? राज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, ये कविता मेरे लिए है, ताकि जब तू गिरे, तो मैं खुद को संभाल सकूं। एक अनजानी चिट्ठी। कुछ दिन बाद राज को एक पार्सल मिला। उसमें एक चिट्ठी थी प्रकाशक से। आपकी यह बच्चों के लिए लिखी कविताओं की डायरी हमारे दिल को छू गई। हम इसे पिता की पहली कविता नाम से प्रकाशित करना चाहते हैं। राज चौंक गया। सिया ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरे शब्द सिर्फ एक बच्ची के नहीं रहेंगे, हर उस पिता के हो जाएंगे जो अपनी बेटी से शब्द कहना चाहता है, पर कह नहीं पाता। विमोचन का दिन। किताब का विमोचन एक स्कूल में रखा गया। मंच पर सिया, राज और स्वरलीना बैठे थे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी सबसे पहली कविता तेरे चलने से शुरू हुई। अब तू जहां भी जाएगी, मैं वहां कविता बनकर रहूंगा। तालियों की गूंज में राज ने स्वरलीना को गोद में लिया और धीरे से कहा, अब तू सिर्फ मेरी प्रेरणा नहीं, मेरी सबसे प्यारी पंक्ति भी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।